तारीख थी 25 अप्रैल 2010। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के तीसरे सीजन का फाइनल चल रहा था। What a shot, मुरली विजय। आमने सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को उनके ही गढ़ में मात दे दी थी, जिसके बाद डीवाई पाटिल स्टेडियम का पूरा आसमान आतिशबाजी से जल उठा। लेकिन इसी स्टेडियम से 34 किलोमीटर दूर दक्षिण मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में भी उस शाम एक अलग ही खेल चल रहा था। लेकिन यह खेल मैदान में नहीं, बल्कि वानखेड़े स्टेडियम के एक दफ्तर में चल रहा था। इस खेल के खिलाड़ी थे उसी बीसीसीआई के अधिकारी जिसने आईपीएल को शुरू किया था। और दफ्तर के अंदर चल रहे इस खेल में जो शख्स हार रहा था वो बीसीसीआई का एक ऐसा कद्दावर अधिकारी था जिसके दिमाग ने आईपीएल को जन्म दिया था। वो आदमी जिसने क्रिकेट के खेल को 3 घंटे के विशुद्ध मनोरंजन में तब्दील कर दिया था, जिसने हर क्रिकेटर को एक सीजन में इतना पैसा दिला दिया था जितना वो ताउम्र खेलकर भी नहीं कमा सकते थे, जिसने बॉलीवुड, कॉरपोरेट और क्रिकेट को एक ऐसे मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसमें पैसा पानी की तरह बहने लगा था। लेकिन उस रात जब चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तब इसी आईपीएल को बनाने वाला अपने जीवन की सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा था। जब वो रात बीती तो वो शख्स भी बीसीसीआई में एक कहानी बनकर रह गया, क्योंकि उस रात के खत्म होने से पहले ही बीसीसीआई ने उसे बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद का आलम यह था कि वो क्रिकेट के साथ ही देश भी छोड़ चुका था, क्योंकि बीसीसीआई से निकाले जाने के तुरंत बाद ही देश की सारी बड़ी जांच एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीबीआई, सब उसके पीछे पड़ गई थी। उस पर भ्रष्टाचार और विदेशी मुद्रा के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए। देश की पुलिस उसे तलाश करने में जुट गई, लेकिन ये जांच एजेंसियां उसके गिरेबां तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो जब लंदन गया तो वहां से कभी लौटा ही नहीं। और नतीजा ये हुआ कि उसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इस शख्स का नाम था ललित कुमार मोदी, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फाउंडर और पहले कमिश्नर, और भारत का भगोड़ा, जिन्होंने अपने हालिया इंटरव्यूज में दावा किया कि वो जांच एजेंसियों की गिरफ्तारी के डर से नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर भागे थे। उन्होंने दावा किया है कि दाऊद उसके बेटे का अपहरण करना चाहता था, आईपीएल की टीम खरीदना चाहता था और बदले में एक पुरानी दुश्मनी भी खत्म करना चाहता था। हमको आईपीएल टीम चाहिए। दोस्ती इज नॉट अबाउट फॉरगिवन। वी नीड समथिंग बैक इन रिटर्न। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और आज किस्सा के इस एपिसोड में सुनाएंगे कहानी ललित मोदी की। बात होगी कि क्या ललित मोदी को भगोड़ा नहीं कहा जाना चाहिए? क्या ललित मोदी वाकई पूरे मीडिया को अपने इशारों पर नचाते थे और वो जो चाहते थे क्या वही खबर छपती थी? ये भी जानेंगे कि ललित मोदी का सुष्मिता सेन के साथ क्या रिश्ता था। क्या सच में ललित मोदी ने आईपीएल को अकेले ही खड़ा किया? और ललित मोदी के उन दावों में कितनी सच्चाई है कि अगर आईपीएल वही चला रहे होते तो बीसीसीआई की कमाई अरबों रुपए और बढ़ जाती। इस वीडियो में हम सिर्फ ललित मोदी की कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उन तमाम दावों की बात भी करेंगे जो ललित मोदी विदेश में बैठकर अपने इंटरव्यूज में कर रहे हैं। क्या वाकई शशि थरूर को ललित मोदी की वजह से अपनी मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी? आखिर सुनंदा पुष्कर का पूरा मामला क्या था? और शाहरुख को कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे, क्या वाकई ललित मोदी ने ही उन पैसों का जुगाड़ किया था? इस वीडियो में ऐसे तमाम वाकयों की बात होगी जो पहले शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीसीसीआई में ललित मोदी की असली कहानी शुरू होती है साल 2005 से। तब तक बीसीसीआई पर जिस एक आदमी का एक छत्र राज था वो थे जगमोहन डालमिया। क्रिकेट में होता वही था जो डालमिया चाहते थे।
और ये सब 1980 के दशक से ही चलता आ रहा था। लेकिन डालमिया को पहली बड़ी चुनौती मिली शरद पवार से। देश की राजनीति के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के तत्कालीन कृषि मंत्री। साल 2004 में जब बीसीसीआई के चुनाव होने थे तो डालमिया के उम्मीदवार रणबीर सिंह महेंद्र के सामने खुद शरद पवार खड़े हो गए। वोटिंग हुई तो दोनों को बराबर बराबर वोट मिले। ऐसे में बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को भी एक वोट देना पड़ा और उन्होंने अपना वोट रणबीर सिंह महेंद्र को देकर शरद पवार को चुनाव हरवा दिया। रणबीर सिंह महेंद्र बीसीसीआई के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अगले साल 2005 में शरद पवार ने बाजी पलट दी। नवंबर में हुए बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव में शरद पवार जीत गए। उनकी इस जीत में शशांक मनोहर और आईएएस बिंद्रा के अलावा ललित मोदी का भी बड़ा हाथ था, जो तब एक सफल कारोबारी होने के साथ साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। मोदी ने भी राजस्थान के क्रिकेट पर करीब 3 दशक से काबिज रूंगटा परिवार के किशोर रूंगटा को एक वोट से हराकर चुनाव जीता था। राजस्थान के अलावा हिमाचल और दूसरी और जगहों पर लॉबिंग के जरिए ललित मोदी ने शरद पवार के लिए वोट जुटाए थे और उनकी जीत सुनिश्चित की थी। तो शरद पवार ने ललित मोदी को इनाम दिया और उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यूं तो ललित मोदी का राजस्थान से कुछ खास लेना देना नहीं था। वो एक सफल कारोबारी थे और एक बड़े कारोबारी खानदान से आते थे। लेकिन विदेश में पढ़ने के दौरान उन्हें यह समझ में आ गया था कि खेल में इतना पैसा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा कारोबार जिसमें टीवी, विज्ञापन, टिकट्स, मर्चेंडाइज और सेलिब्रिटी मिलकर अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें कुल 4 बड़े खेल थे: फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और हॉकी। हर खेल की अपनी नेशनल लीग हुआ करती थी और अपनी टीम थी। हर टीम में प्राइवेट प्लेयर्स थे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने से ताल्लुक रखते थे। हर साल इन टीमों में नए पुराने खिलाड़ी आते जाते रहते थे। उनकी बोली लगती थी। उन खिलाड़ियों पर खर्च की अधिकतम राशि तय की जाती थी। बाकी खेल के दौरान म्यूजिक, लाइट शो, चीयर स्क्वाड्स और फैंस एंगेजमेंट की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खेल सिर्फ खेल ना होकर एंटरटेनमेंट का पूरा कॉम्बो पैकेज बन जाता था। खेल का परफेक्ट बिजनेस मॉडल, और बिजनेसमैन घराने के ललित मोदी को यह मॉडल हिट कर गया। लेकिन ललित मोदी को यह अमेरिकन मॉडल भारत में लाना था और यहां चलता है तो सिर्फ क्रिकेट। तो ललित मोदी ने अमेरिका के मॉडल को क्रिकेट के जरिए हिंदुस्तान में लाने का सपना देखा और इसके लिए साल 1995 में ललित मोदी पहुंच गए बीसीसीआई के पास। तब बीसीसीआई में ओल्ड गार्ड्स ही हुआ करते थे। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा यानी कि आईएएस बिंद्रा बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर पंजाब के मोहाली में स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम है। जगमोहन डालमिया तब बीसीसीआई के सचिव थे और सचिव होने के बावजूद लगभग पूरी ताकत जगमोहन डालमिया के ही हाथ में थी। तो ललित मोदी ने आईएएस बिंद्रा और जगमोहन डालमिया के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें क्रिकेट के 50-50 ओवर के मैच को अमेरिका की स्पोर्ट्स लीग की तर्ज पर तैयार करना था। इसके लिए ललित मोदी ने बकायदा नाम तक सोच लिया और उसे रजिस्टर्ड भी करवा लिया था। तब उसका नाम रखा गया था इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड यानी ICLL। लेकिन ना तो बिंद्रा ने और ना ही डालमिया ने ललित मोदी के उस प्रस्ताव को कोई तवज्जो दी। नतीजा यह हुआ कि ललित मोदी का वो आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया। ललित मोदी के पास आइडिया तो था लेकिन मंच नहीं था, और वो बिजनेस समझ रहे थे लेकिन क्रिकेट और उसकी राजनीति नहीं समझ रहे थे। तो उसे समझने के लिए ललित मोदी को क्रिकेट के अंदर दाखिल होना था और इसका रास्ता मिला हिमाचल प्रदेश से। साल था 1999। तब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे रघुवीर सिंह, और उनकी मौजूदगी में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में बतौर मेंबर शामिल हो गए। लेकिन मेंबर बनने से ना तो ललित मोदी हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट से जुड़ा कोई फैसला कर सकते थे और ना ही बीसीसीआई तक पहुंच सकते थे। तो ललित मोदी ने लॉबिंग शुरू की। रघुवीर सिंह को हटाकर खुद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर काबिज होने की कोशिश की,
लेकिन ललित मोदी उसमें नाकाम रहे। जब उन्हें हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया तो साल 2004 में ललित मोदी पहुंच गए पंजाब। वहां भी क्रिकेट एसोसिएशन थी जिसके अध्यक्ष थे आईएस बिंद्रा, वही आईएस बिंद्रा जो कभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने पहले भी ललित मोदी के आइडिया पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दोनों की उस वक्त दोस्ती हो गई थी और इसका फायदा उठाकर ललित मोदी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बन गए। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति में भी बहुत कुछ बदल चुका था। साल 2003 में राजस्थान को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली थी। नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा की कद्दावर नेता और ललित मोदी की दोस्त। ये दोस्ती भी स्कूल की एक कॉमन फ्रेंड रही बीना किलाचंद के जरिए हुई थी और फिर ये दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि ललित मोदी ने वसुंधरा राजे के जरिए राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन में दाखिल होने का रास्ता तलाश लिया। ये वो वक्त था जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर रूंगटा परिवार की बादशाहत हुआ करती थी। पिछले करीब 30 साल से रूंगटा परिवार के लोग ही राजस्थान में क्रिकेट के अध्यक्ष पद पर काबिज होते आए थे। वजह थी कि अध्यक्ष बनने के लिए 32 जिला इकाइयों के अलावा 66 और भी सदस्यों के वोट चाहिए होते थे और इन 66 लोगों में अधिकांश लोग या तो रूंगटा परिवार से आते थे या उनके करीबी थे। ललित मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही 66 लोग थे, तो उन्होंने अपनी दोस्त और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जरिए सरकारी हस्तक्षेप से नियमों में बदलाव करवा दिया और एक नया एक्ट बनवा दिया जिसे नाम दिया गया राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट। 2005 में इस एक्ट के पास होने के बाद उन 66 लोगों के वोट का कोई मतलब नहीं रह गया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए अब ललित मोदी को सिर्फ 32 वोट ही चाहिए थे और तब 2005 में पंजाब से निकलकर ललित मोदी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा। सामने किशोर रूंगटा थे, लेकिन बदले नियमों में ललित मोदी ने किशोर रूंगटा को महज 1 वोट से मात दे दी और खुद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद ललित मोदी ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च करके जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में तब्दील कर दिया। 7 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश में एक नई क्रिकेट एकेडमी बना दी और पैसे कमाने के लिए बाउंड्री पर लगी रस्सियों को 15 लाख रुपए प्रति स्पॉट की दर से कंपनियों को बेच दिया। स्टेडियम में कॉर्पोरेट बॉक्स के जो अच्छे टिकट थे उन्हें बड़े बड़े लोगों को तब फ्री में दे दिया जाता था, लेकिन ललित मोदी ने फ्री में देने की बजाय 1.25 लाख रुपए में इसे बेचना शुरू कर दिया और इस तरह से ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना पैसा कमा कर दिया। अब ललित मोदी की नजर मुंबई के चर्चगेट इलाके में बने वानखेड़े स्टेडियम पर थी, क्योंकि यही वानखेड़े स्टेडियम बीसीसीआई का हेडक्वार्टर था। ललित मोदी को अपना सपना पूरा करने के लिए इस हेडक्वार्टर में दाखिल होना जरूरी था, लेकिन तब वहां डालमिया का कब्जा था। ये वही डालमिया थे जिनका किला ध्वस्त करने में ललित मोदी ने शरद पवार की मदद की थी और ना सिर्फ किला ध्वस्त किया था बल्कि जगमोहन डालमिया को एक ऐसे कानूनी दांवपेच में फंसा दिया कि डालमिया क्रिकेट से दूर होकर अदालतों के चक्कर लगाने में व्यस्त हो गए। शरद पवार अध्यक्ष हुए तो ललित मोदी को उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर ललित मोदी ने अपने सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए, वही सपना जो आईएस बिंद्रा ने कभी ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। अभी ललित मोदी बीसीसीआई में कुछ नया करने की सोच ही रहे थे कि साल 2007 में क्रिकेट की दुनिया में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। पहला धमाका था टीम इंडिया ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। उस टीम में कोई भी अनुभवी खिलाड़ी नहीं था, ना सचिन थे, ना गांगुली और ना ही द्रविड़ था, तो एक लंबे बालों वाला झारखंड का लड़का महेंद्र सिंह धोनी, जिसके नेतृत्व में भारत क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। पहले 5 दिन के टेस्ट मैच से 50 ओवर के वनडे में सिमटा हुआ क्रिकेट और भी छोटा होकर 20-20 ओवर के मैच में सिमटकर 3-4 घंटे का खेल रह गया था। ये एक नया फॉर्मेट था जिसमें हिंदुस्तान को महारत हासिल हो गई थी। पूरा देश अब 20-20 ओवर के मैच देख रहा था और इसका फायदा उठाया उस वक्त के एक और बड़े कारोबारी सुभाष चंद्रा ने।
पहले जगमोहन डालमिया और फिर शरद पवार के वक्त में सुभाष चंद्रा को उम्मीद थी कि क्रिकेट के टीवी ब्रॉडकास्ट का अधिकार उनके जी समूह को मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो खुद को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में स्थापित करने के लिए सुभाष चंद्रा ने बीसीसीआई से अलग हटकर एक नई क्रिकेट लीग की घोषणा कर दी, जिसका नाम रखा गया आईसीएल, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। 27 जुलाई 2007 को जब सुभाष चंद्रा ने आईसीएल की घोषणा की तो उन्होंने कहा था कि आईसीएल बीसीसीआई की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसकी पूरक है, और जो काम बीसीसीआई नहीं कर पाई है आईसीएल उसे पूरा करेगी। यानी कि शहर के आधार पर क्रिकेट की टीमें, घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों को अवसर, विदेशी खिलाड़ियों को भारत में बनी टीम से खेलने का मौका, नई प्रतिभाओं को तराश कर टीम इंडिया को मजबूत करना और खूब सारा पैसा कमाना। लेकिन बीसीसीआई को सुभाष चंद्रा का यह प्लान पसंद नहीं आया। बीसीसीआई को डर था कि अगर खिलाड़ी आईसीएल में खेलने लगे और अच्छा खेलने लगे तो बीसीसीआई का उनसे नियंत्रण हट जाएगा। लिहाजा बीसीसीआई ने आईसीएल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्रा आईसीसी के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। जब बीसीसीआई की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के उस वक्त मुखिया रहे कपिल देव ने आईसीएल का समर्थन किया तो बीसीसीआई ने कपिल देव को ही पद से हटा दिया और साफ साफ कह दिया कि जो भी खिलाड़ी आईसीएल में खेलेगा बीसीसीआई उससे सारे नाते तोड़ देगी। सुभाष चंद्रा की बीसीसीआई से ठन गई थी, दोनों आपस में उलझे हुए थे और इस बीच ललित मोदी को अपनी योजना साकार होते हुए दिख रही थी। उन्होंने जो सपना साल 1995 में बीसीसीआई को बेचा था, जिसे बीसीसीआई ने तब खारिज कर दिया था, उसी सपने को बदले हुए स्वरूप के साथ ललित मोदी ने फिर से बीसीसीआई के सामने पेश किया। सबसे बड़ा फर्क यह था कि 1995 में मैच 50 ओवर के थे और साल 2007 में ये मैच 20-20 ओवर के होने थे। आईसीएल से डरे हुए बीसीसीआई ने ललित मोदी के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और आईसीएल की घोषणा के 3 महीने के अंदर अंदर ललित मोदी ने बीसीसीआई की ओर से एक नई लीग की घोषणा कर दी, जिसका नाम रखा गया आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें ललित मोदी घुस तो गए लेकिन निकलना नहीं जानते थे। ललित मोदी ने तय किया कि आईपीएल में कुल 8 टीमें शामिल होंगी और टीम खरीदने की शर्त यह थी कि बोली लगाई जाएगी। पहले टीम के मालिक तय किए जाने थे और फिर टीम के मेंबर्स तय होने थे। तो टीम के मालिकों के लिए 24 जनवरी 2008 को नीलामी आयोजित की गई। तय हुआ कि हर टीम के लिए कम से कम 5 मिलियन की रकम जरूरी है, यानी कि एक टीम का बेस प्राइस $5 मिलियन तय किया गया। ललित मोदी को उम्मीद थी कि टीम की नीलामी के जरिए वो कम से कम $400 मिलियन कमा सकते हैं। लेकिन जब नीलामी शुरू हुई तो रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी ने मुंबई टीम को 111.9 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। दूसरी बड़ी बोली किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की थी, जिन्होंने बेंगलुरु की रॉयल चैलेंजर्स को 111.6 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। इसी तरह डेक्कन क्रॉनिकल समूह ने हैदराबाद की टीम खरीदी, जिसे नाम दिया गया डेक्कन चार्जर्स। इंडिया सीमेंट वाले एन श्रीनिवासन ने चेन्नई सुपर किंग्स खरीद ली। दिल्ली डेयर डेविल्स जीएमआर ग्रुप के पास आ गई। राजस्थान रॉयल्स की मालिक बनी इमर्जिंग इंडिया कंपनी। किंग्स 11 पंजाब नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के पास आई और आखिरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मालिक बने शाहरुख खान, जिन्होंने जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता की टीम खरीदी थी। कुल मिलाकर जो 8 टीमें बनी और जिनसे ललित मोदी को $400 मिलियन की कमाई का अंदाजा था, वो गलत साबित हुआ, क्योंकि इस नीलामी की वजह से बीसीसीआई को कुल $723.59 मिलियन की कमाई हुई थी, जो ललित मोदी के अंदाजे से लगभग दोगुनी थी। इन 8 टीमों के 8 मालिक तो थे, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी कोलकाता नाइट राइडर्स में थी। और हो भी क्यों ना, उसके मालिक थे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख, जिन्हें क्रिकेट की यह टीम खरीदने का आइडिया ललित मोदी ने ही दिया था। ललित मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि शाहरुख खान को टीम खरीदने के लिए ललित मोदी ने ही राजी किया था। बकौल ललित मोदी, मैं शाहरुख खान को जयपुर में हो रहे इंटरनेशनल मैच को दिखाने ले गया था,
मैच के दौरान मैंने देखा कि दर्शकों का ध्यान क्रिकेट से ज्यादा शाहरुख खान पर है और तभी मैंने सोचा कि अगर बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार आईपीएल की किसी टीम का मालिक बन जाए तो क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं रह जाएगा बल्कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन जाएगा। ललित मोदी ने शाहरुख खान से इस बारे में बात की थी। तब शाहरुख ने कहा था कि उन्हें क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल पसंद है। इसके अलावा शाहरुख ने यह भी कहा कि टीम खरीदने के लिए शुरुआत में ही कम से कम 20 करोड़ रुपए चाहिए और यह रकम शाहरुख की कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा है। ललित मोदी के मुताबिक वो हर हाल में शाहरुख को आईपीएल के साथ जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े बड़े कारोबारी पैसा लगाएंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन शाहरुख ऐसे हैं जो पूरे देश को इस खेल से जोड़ देंगे। लोग खेल देखे ना देखें, शाहरुख को देखने जरूर आएंगे। तो ऐसे में शाहरुख खान के लिए पैसों का जुगाड़ भी ललित मोदी ने ही कर दिया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने यह दावा किया है कि उस वक्त उन्होंने मोबाइल के सबसे बड़े ब्रांड्स के तौर पर स्थापित नोकिया से बात की और नोकिया ने कहा कि अगर ललित मोदी शाहरुख को लाते हैं तो नोकिया टीम की जर्सी का स्पॉन्सर बनेगा और इस स्पॉन्सरशिप का अग्रिम भुगतान भी करेगा। नोकिया राजी हुआ, शाहरुख खान राजी हुए और इस तरह से बॉलीवुड के किंग खान अब क्रिकेट की टीम के भी मालिक बन गए, जिसमें जूही चावला और उनके पति जय मेहता की भी हिस्सेदारी थी। यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि यह दावा ललित मोदी का है, ना कि हमारा, और शाहरुख खान ने उनके इस दावे पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है। टीम की बिक्री के बाद बारी खिलाड़ियों की थी। हर टीम को खिलाड़ी खरीदने थे। हर टीम को लगभग $50 मिलियन खर्च करके अपनी टीम बनानी थी। हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 8 खिलाड़ी विदेशी हो सकते थे। हर खिलाड़ी के लिए बेस प्राइस फिक्स था, लेकिन कुछ खिलाड़ी अनमोल थे, उन पर कोई बोली नहीं लगी, जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। इन सभी को अपने अपने राज्य की टीम से खेलना था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को तो बिकना था। जैसे पहली बोली लगी ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर गेंदबाज शेन वॉर्न पर। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने $4.5 लाख में खरीदा। सबसे महंगी बोली लगी महेंद्र सिंह धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें $15 लाख देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। डेक्कन चार्जर्स के लिए एंड्रू साइमंड्स आईपीएल के पहले सीजन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें $13.5 लाख में खरीदा गया था। हर खिलाड़ी की नीलामी को टीवी पर लाइव दिखाया गया, जिसकी जितनी कीमत वो उतना ही बड़ा ब्रांड बन गया। पहली नीलामी में सबसे कंजूस माने जाने वाली राजस्थान रॉयल्स का मजाक तक उड़ाया गया, लेकिन 44 दिनों के बाद जब आईपीएल का पहला सीजन खत्म हुआ तो विजेता वही कंजूस राजस्थान रॉयल्स थी, जिसके कप्तान शेन वॉर्न को खरीदने के लिए तब कोई भी तैयार नहीं था। खैर, आईपीएल का पहला सीजन खत्म हो चुका था। अब बारी थी पैसा गिनने की। बीसीसीआई ने आमदनी का हिसाब किया तो पाया कि बीसीसीआई को उस साल तकरीबन 661 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। तब बीसीसीआई ने तकरीबन 242 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स बेचे थे, 290 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी बेचकर कमाए थे और करीब 111 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप से हासिल हुए थे। लेकिन जब पूरा हिसाब निकाला गया तो पता चला कि बीसीसीआई के पास खाते में महज 15 करोड़ रुपए से भी कम की रकम बची थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी पैसे आयोजन पर खर्च हो गए। लेकिन आईपीएल ने पैसा तो दिखा ही दिया था कि इससे कमाई कितनी हो सकती है। नतीजा यह हुआ कि भले ही बीसीसीआई को कुछ खास आमदनी नहीं हुई, लेकिन उसने आईपीएल के तौर पर एक नया ब्रांड खड़ा कर लिया, जिससे आने वाले कई साल तक पैसों की बारिश होनी तय थी, और यही हुआ भी। हर साल आमदनी बढ़ती गई और बढ़ती गई, लेकिन साथ में विवाद भी बढ़ते गए, जिसने ललित मोदी को न सिर्फ आईपीएल, बीसीसीआई से बल्कि देश से भी निकाल बाहर कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह बनी राजनीति। 2008 में 8 टीमों से शुरू हुआ आईपीएल 2009 में भी 8 टीमों के साथ ही खेला गया, लेकिन उसी वक्त यह भी तय हो गया कि 2010 में जब आईपीएल होगा तो उसमें 2 और टीमें शामिल होंगी। एक टीम पुणे की थी और दूसरी टीम कोच्चि की। 21 मार्च 2010 को जब टीम की नीलामी हुई तो सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा ने तकरीबन $370 मिलियन देकर पुणे की टीम खरीद ली और उसे नाम दिया पुणे वॉरियर्स इंडिया। वहीं कोच्चि को खरीदने वाला एक कंसोर्टियम था,
जिसका नाम था RSW। पूरा नाम था रेंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जिसने कोची को खरीदने के लिए तकरीबन $333 मिलियन खर्च किए थे। तब केरल के सांसद शशि थरूर केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो चाहते हैं कि कोची को भी IPL की एक टीम मिले। इस टीम की खरीद के लिए जो कंसोर्टियम बना था, शशि थरूर ने उसमें भी मदद की थी और उनका दावा था कि वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि केरल के पास भी IPL की अपनी टीम हो। लेकिन ललित मोदी के एक ट्वीट ने पूरा खेल पलट दिया। दरअसल ललित मोदी ने 11 अप्रैल 2010 को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कोची की मालिक कंसोर्टियम RSW के सारे हिस्सेदारों के नाम उजागर कर दिए। उन हिस्सेदारों में एक नाम सुनंदा पुष्कर का भी था, जिनके पास टीम की 4.9% की स्वेट इक्विटी थी। उस ट्वीट में ही ललित मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर सुनंदा पुष्कर को इस कंसोर्टियम में इतनी बड़ी हिस्सेदारी कैसे मिल गई, क्योंकि स्वेट इक्विटी का मतलब था कि सुनंदा पुष्कर ने कोई पैसा नहीं लगाया था, बल्कि बिना पैसे के उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें शेयर दिए गए थे। ललित मोदी ने ट्वीट में यही पूछा कि सुनंदा पुष्कर की योग्यता क्या है, और उसका जवाब मीडिया की सुर्खियां बन गया, क्योंकि जब यह ट्वीट किया गया था तब सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की दोस्त थी। आरोप लगे कि शशि थरूर ने अपने पद और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने आर्थिक फायदे के लिए किया है और उनकी वजह से ही सुनंदा पुष्कर को कंसोर्टियम में फ्री का शेयर दिया गया है। कहा तो यह भी गया कि कोची की टीम के बेनामी मालिक तो शशि थरूर ही हैं। आरोप गंभीर थे तो शशि थरूर ने भी जवाब दिया कि उनका मकसद सिर्फ केरल को उसकी टीम दिलाना था और इसके बदले में उन्होंने कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया है। उन्होंने सुनंदा पुष्कर की हिस्सेदारी का बचाव भी किया, लेकिन मामले ने इतना राजनीतिक तूल पकड़ लिया कि आखिरकार 18 अप्रैल 2010 को शशि थरूर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ANI को दिए हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी इस मामले पर खुलकर बोलते हैं। ललित मोदी का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल उनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि उन्होंने कोची की टीम ही क्यों बनाई, क्योंकि केरला में क्रिकेट को लेकर कोई बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है। वो चाहते तो अहमदाबाद, यूपी या बिहार से भी IPL की एक टीम बना सकते थे, लेकिन फिर कोची ही क्यों? ललित मोदी का कहना है कि कोची की टीम बनाने के लिए शशि थरूर ने उन्हें बोतल में उतारा। इसी इंटरव्यू में वो इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी भी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि इस पूरे मामले में जब उन्होंने कोची के कंसोर्टियम को IPL टीम देने का एग्रीमेंट देखा तो उन्हें वहां सुनंदा पुष्कर का नाम दिखाई दिया, जिन्हें कुल स्वेट इक्विटी में से 25% शेयर दिया गया था, यानी पूरी टीम का 4.9% शेयर। ललित मोदी के मुताबिक उन्होंने RSW के बाकी मेंबर से पूछा कि यह सुनंदा पुष्कर कौन है, तो उन्हें बताया गया कि यह मार्केटिंग जगत की बड़ी हस्ती है। तो मोदी ने सवाल उठाया कि वो भी मार्केटिंग से ही जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी सुनंदा के बारे में नहीं सुना, जिसके बाद वो एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर देते हैं। बकौल ललित मोदी को उसी रात शशि थरूर का फोन आता है। वो बताते हैं, मुझे शशि ने रात को 2 बजे फोन किया था और कहा कि सुनंदा के बारे में ज्यादा सवाल जवाब मत करो, नहीं तो यू विल बी रेडेड इन द मॉर्निंग, यानी तुम पर सुबह छापा पड़ जाएगा। मैंने कहा कि होगे तुम देश के विदेश मंत्री, लेकिन मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और मैंने साइन करने से मना कर दिया। फिर मुझे शशांक मनोहर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप आज ही इस पर साइन करेंगे। शशांक मनोहर उस वक्त BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ललित मोदी वाइस प्रेसिडेंट थे। ललित मोदी आगे बताते हैं कि मैं उनके नीचे काम करता था, वो अध्यक्ष थे। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया गया तो मैं ये बात नोट में लिखूंगा कि मुझसे दबाव में साइन करवाया गया। ये भी कहा कि शशांक, आप रिस्पेक्टेड अथॉरिटी हैं, आप खुद साइन कर दीजिए। आखिरकार नोट के साथ मुझे साइन करना पड़ा। ललित मोदी बताते हैं कि उन्होंने उस रात साइन तो कर दिए, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे तो हर अखबार में ये खबर थी कि शशि थरूर सुनंदा पुष्कर से शादी कर रहे हैं। तब उन्हें ये सारा मामला समझ आ गया। ललित मोदी के मुताबिक अगर वो 8 घंटे भी रुक जाते तो वो कभी उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते, और यही वो वजह भी बनी जिसकी वजह से उन्होंने पूरा मामला पब्लिक कर दिया। ललित मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक और गंभीर मसले पर इस इंटरव्यू में बात की है।
मोदी उस वाकये के बारे में भी बताते हैं जब ट्विटर पर सुनंदा और उनके बीच पब्लिकली बात हुई, जहां सुनंदा ने उनसे पूछा कि क्या वो ये पूरा मामला दुनिया को बता दे, जिस पर ललित मोदी ने कहा था गो फॉर इट। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सुनंदा इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन बकौल ललित मोदी सिर्फ शशि थरूर की वजह से उनके रिश्ते तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ खराब नहीं हुए थे। इसकी एक वजह और थी, 2009 के आईपीएल को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शिफ्ट करना। लेकिन इस आईपीएल को शिफ्ट करने की भी एक वजह थी। एएनआई के इंटरव्यू में मोदी बताते हैं कि उस वक्त बीजेपी रूल स्टेट्स में उनको आईपीएल ऑर्गेनाइज करने के लिए अनुमति मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट्स आनाकानी कर रही थी, जिसके चलते उन्हें आईपीएल का शेड्यूल 154 बार चेंज करना पड़ा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने का फैसला किया। मोदी ये भी बताते हैं कि उस वक्त के होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने उन्हें धमकी दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं साउथ अफ्रीका में आईपीएल करूं। लेकिन ललित मोदी के मुताबिक चिदम्बरम के कहने पर ही आईपीएल ऑर्गेनाइज करने से राज्यों ने मना कर दिया था। लेकिन आईपीएल ने जोहानिसबर्ग में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई और फिर शशि थरूर के इस्तीफे के बाद तो वो पूरी तरह से कांग्रेस के निशाने पर आ गए थे। यहां हम फिर से साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारे एलिगेशंस खुद ललित मोदी ने लगाए हैं। खबरगांव इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन ललित मोदी के दावों पर सवाल तो उठता है, क्योंकि अगर ललित मोदी सच में पारदर्शिता ही चाहते थे तो सिर्फ कोच्चि के मालिकों की ही सारी जानकारी सामने क्यों लाई गई? किसी भी और फ्रेंचाइजी पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाए गए? हर फ्रेंचाइजी को कंपनियों ने ही खरीदा था, हर कंपनी में कई निवेशक थे, हर कंपनी में निवेशकों की अलग अलग हिस्सेदारी थी। फिर सवाल सिर्फ कोच्चि से ही क्यों पूछा गया? इसका जवाब ललित मोदी ने कभी नहीं दिया। हालांकि इस सवाल के जवाब का सिरा जुड़ता है इस देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह अदानी परिवार से। तब ये भी आरोप लगे थे कि ललित मोदी चाहते थे कि कोच्चि की टीम या तो अदानी समूह खरीदे या फिर वीडियोकॉन ग्रुप के पास जाए। लेकिन जब आरएसडब्ल्यू ने कोच्चि की टीम खरीद ली तो ललित मोदी ने अपनी खीज उतारने के लिए कोच्चि को खरीदने वाले कंसोर्टियम की पूरी डिटेल जारी कर दी, जिसकी वजह से शशि थरूर का नाम सामने आया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ललित मोदी की वजह से शशि थरूर का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन इस इस्तीफे ने ललित मोदी के दुश्मनों की फेहरिस्त और भी लंबी कर दी। 2008 में आईपीएल की शुरुआत और उसकी ग्रैंड सफलता के बाद ललित मोदी के सितारे बुलंद थे। शोहरत और दौलत उनके सर चढ़कर बोल रही थी और ये बात बीसीसीआई के पुराने लोगों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ललित मोदी अब खुद में एक ब्रांड बन चुके थे, जिनका कद बीसीसीआई से भी बड़ा दिखने लगा था। आईपीएल के हर मैच में खेलते तो खिलाड़ी थे, लेकिन हर मैच में कैमरों की नजर ललित मोदी पर ही होती थी। मीडिया खिलाड़ियों के इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन मीडिया के उन्हीं कैमरों की दिलचस्पी खिलाड़ियों से ज्यादा ललित मोदी पर थी। लिहाजा दुश्मन बढ़ते जा रहे थे और वो मौके की तलाश में थे। कोच्चि के बहाने शशि थरूर के खिलाफ किए गए ट्वीट्स ने ललित मोदी के दुश्मनों को मौका दे दिया और शशि थरूर के इस्तीफे के महज 15 दिन बाद जब आईपीएल का फाइनल जीतकर महेंद्र सिंह धोनी रात तकरीबन 11:30 बजे आईपीएल की ट्रॉफी उठा रहे थे, उसी वक्त बीसीसीआई की तरफ से ललित मोदी को एक ईमेल भेजा गया। उस ईमेल में ललित मोदी के खिलाफ कुल 22 गंभीर आरोप लगाए गए थे और साथ ही एक आदेश था कि ललित मोदी को तत्काल प्रभाव से आईपीएल के कमिश्नर और बीसीसीआई के सभी पदों से निलंबित किया जाता है। आदेश बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर का था, जिनसे कोच्चि वाले मसले पर ललित मोदी की भिड़ंत हो गई थी और ललित मोदी ने शशांक मनोहर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीसीसीआई के सारे नियमों को दरकिनार करके बोली लगाने के लिए तय वक्त खत्म होने के बाद भी शशि थरूर के कहने पर कोच्चि की बोली स्वीकार कर ली और नीलामी में टीम भी आरएसडब्ल्यू को ही सौंप दी। तो इस भिड़ंत का खामियाजा ललित मोदी को भुगतना ही था। लिहाजा बीसीसीआई ने एक झटके में उनकी कुर्सी छीन ली। शशि थरूर का शिकार करने वाला शिकारी खुद शिकार हो गया। कहा गया कि ललित मोदी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलॉटमेंट में नियमों का पालन नहीं किया, फ्रेंचाइजी को चुनने में पारदर्शिता नहीं रखी, अपने करीबी लोगों और कंपनियों को फायदा पहुंचाया।
बिना टेंडर के आईपीएल के ठेके बांट दिए गए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप आईपीएल के दूसरे सीजन के दौरान हुए घोटाले का था, जिसमें आरोप लगा कि दक्षिण अफ्रीका में हुए आईपीएल के दौरान ललित मोदी ने विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन किया और कई ऐसे फैसले मनमाने ढंग से किए जिसकी बीसीसीआई ने कभी इजाजत ही नहीं दी थी। तब ललित मोदी ने कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इस पर जब एएनआई के इसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर शशि थरूर को कौन बैक कर रहा था, तो उनका जवाब था सोनिया गांधी। लेकिन बीसीसीआई के एक्शन के बाद जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गई और फिर तो इनकम टैक्स और ईडी से लेकर सीबीआई तक ने ललित मोदी का पीछा करना शुरू कर दिया। मुकदमे पर मुकदमे लगते चले गए। सबसे पहले इनकम टैक्स ने जांच शुरू की। मामला विदेशी मुद्रा का था तो ईडी ने भी फेमा के तहत केस दर्ज कर लिया। फेमा माने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और अभी एजेंसियां अपनी शुरुआती जांच करके ललित मोदी पर शिकंजा कस पाती, उससे पहले ही ललित मोदी फरार हो गए। इस बात को 16 साल बीत चुके हैं। ललित मोदी फरार हैं, लेकिन सिर्फ जांच एजेंसियों से। उन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले लोग ही पिछले 16 साल से खोज नहीं पाए हैं। बाकी तो लोगों ने उन्हें खोज भी लिया है और उनसे लंबी लंबी बातें भी की हैं। मोदी ने भी कई कहानियां सुनाई हैं और इतने भरोसे से सुनाई हैं कि लोग उनकी बातों पर एतबार करें। और वो ऐसे किस्सा गो हैं कि लोग उनकी बात का यकीन भी करने लगे हैं। चाहे वो दाऊद की आईपीएल टीम खरीदने की कहानी हो, दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की ओर से 3-3 बार जान से मारने की कोशिश की कहानी हो, बेटे के अपहरण की कहानी हो, क्रिकेट में सट्टेबाजी की कहानी हो, सुष्मिता सेन से रिश्ते की कहानी हो, या फिर उनके निर्दोष होने की कहानी हो। ललित मोदी चाहते हैं कि उनकी हर कहानी पर एतबार किया जाए, लेकिन उनकी सुनाई हर कहानी, हर दावे की पुष्टि करने वाले या तो वो खुद है या फिर ऐसे लोग हैं जिनसे आप चाहकर भी बात नहीं कर सकते। जैसे ललित मोदी की सबसे बड़ी और नई कहानी दाऊद इब्राहिम की कहानी है। साल 2010 में जब ललित मोदी हिंदुस्तान से भागकर लंदन गए तो उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। भारत में जांच एजेंसियों ने ललित मोदी पर इतने मुकदमे लाद रखे थे कि उनका गिरफ्तार होना तय था। लेकिन लंदन भागने के बाद ललित मोदी ने लगातार दावा किया कि वो लंदन इसलिए भागे क्योंकि उन्हें दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा था। अलग अलग इंटरव्यू में ललित मोदी ने दावा किया है कि आईपीएल में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग रोकने की कोशिश की वजह से दाऊद इब्राहिम उनका दुश्मन बन गया था। ललित मोदी ने हिंदुस्तान क्यों और कैसे छोड़ा, इसकी कहानी वो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में बताते हैं। वो कहते हैं, उस दिन मैं गोवा में था, अपने वकीलों की टीम के साथ था। वकीलों को बीसीसीआई के नोटिस का जवाब देना था। उनसे बात करके जब मैं गोवा से मुंबई के लिए निकला, दाऊद इब्राहिम मुझे 3 बार मारने की कोशिश कर चुका था, तो मेरे पास हाई सुरक्षा रहती थी। 40-50 लोग मुझे हमेशा हथियारों के साथ घेरे रहते थे। एयरपोर्ट के बाहर मेरी गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस दिन जब मैं मुंबई में उतरा तो शाम के करीब 5:30 हो रहे थे। लैंड होने के साथ ही मैंने देखा कि बाहर ना तो पुलिस की गाड़ियां थी, ना हथियारबंद बॉडीगार्ड्स थे और ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम था। मैंने फोन लगाना शुरू किया, सबके फोन बंद थे। मैंने अपने सुरक्षा गार्ड को भेजा कि नीचे देख कर आओ। मैं एयरक्राफ्ट में ही बैठा रहा। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि उन्हें पीछे से निकलना होगा। वहां मुझे डिप्टी कमिश्नर हिमांशु रॉय मिले, जिन्होंने कहा कि केंद्र ने आपकी सुरक्षा हटा दी है और अब हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे होटल तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। ललित मोदी ने इंटरव्यू में आगे कहा कि उनके पास 2 ही रास्ते थे कि या तो यहां दाऊद के गुर्गों के हाथों मारा जाऊं या भारत छोड़ दूं। वो बताते हैं, मैं होटल से निकला और ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पकड़ ली। मेरे आने जाने पर कोई बंदिश नहीं थी, तो मैं दाऊद से बचने के लिए भारत से निकल गया। अब यह दावा तो ललित मोदी का है, इसकी पुष्टि कौन कर सकता है? या तो खुद दाऊद से कोई पूछे कि भाई तुमने ललित मोदी को मारने की कोशिश की थी क्या, तो ये कोई पूछ नहीं सकता। दूसरा डिप्टी कमिश्नर हिमांशु राय से पूछा जा सकता है, तो वो भी इस दुनिया में अब है नहीं। और ललित ने यह बात हिमांशु रॉय के गुजरने के बाद कही है, तो अब ले देकर इस बयान की तस्दीक के लिए ललित मोदी ही बचते हैं। अब उनकी बात मानी जाए या उसे उनकी कहानी समझकर छोड़ दिया जाए, आपकी मर्जी।
क्योंकि ललित के कहे हुए को साबित करने के लिए फिलहाल कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक कि दाऊद इब्राहिम पकड़ा ना जाए और अपना मुंह ना खोल दे। रही बात छोटा शकील की, तो उसने तो साफ साफ कहा है कि दाऊद का ललित मोदी से कोई लेना देना ही नहीं था, और ना ही दाऊद ने ललित मोदी को मारने या उसके बेटे का अपहरण करने की कोशिश की थी। हाँ, छोटा शकील ने यह जरूर कहा है कि ललित मोदी के साथ डी कंपनी के पैसे को लेकर विवाद था और डी कंपनी ललित से अपना पैसा वापस चाहती थी। ललित मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम आईपीएल की एक टीम खरीदना चाहता था और इसके लिए किसी ने सैटेलाइट फोन से दाऊद से उनकी बात भी करवाई थी। ललित ने यह भी दावा किया कि आईपीएल की टीम के बदले दाऊद दुश्मनी भूलने को तैयार था, और जब ललित मोदी ने दाऊद इब्राहिम को स्पीकर फोन पर सुना तो उन्होंने पैंट में ही पेशाब कर दिया। अब इस दावे की भी पुष्टि दाऊद ही कर सकता है। रही बात दाऊद के साथी छोटा शकील की, तो उसने इस बात से इनकार किया है कि दाऊद इब्राहिम आईपीएल की कोई टीम खरीदना चाहता था। ललित मोदी एक भगोड़ा है, भारत की जांच एजेंसियों का भगोड़ा, लेकिन ललित मोदी खुद इस बात को नहीं मानते हैं। अभी हालिया इंटरव्यू में और उससे पहले भी ललित मोदी ने बार बार कहा है कि भगोड़ा शब्द मीडिया का गढ़ा हुआ है। ललित मोदी ने बार बार कहा है कि वो हिंदुस्तान से वैध पासपोर्ट पर लंदन गए थे, और इसके बाद भी वो तब तक दुनिया भर के देशों की यात्राएं करते रहे जब तक कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द नहीं कर दिया। ललित मोदी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भारत की किसी अदालत में ऐसा कोई मामला पेंडिंग नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। वो कह रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियां कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए इतने साल बाद भी मुझे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सका। अब यह दावा ललित मोदी का है, इसमें थोड़ा सच है और ज्यादा झूठ। यह सच है कि 16 साल बाद भी इस देश की किसी भी अदालत ने किसी भी मामले में ललित मोदी को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन सच ये भी है कि आज की तारीख में भी ललित मोदी के खिलाफ मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। ललित मोदी पर 468 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस है, 128 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके अलावा भी कई आरोप बीसीसीआई ने लगाए हैं, जिनको लेकर अलग अलग संस्थाओं ने मुकदमे दर्ज किए हैं, और इन सभी केसों की जांच के लिए ईडी की ओर से उन्हें लगातार समन भेजा गया है, लेकिन वो कभी ईडी के सामने या किसी अदालत में पेश नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि कानून के तहत भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। लंदन में रहने के दौरान ईडी ने ललित मोदी के प्रत्यर्पण की भी कोशिश की, लेकिन वहां के मानवाधिकार कानूनों और सख्त प्रत्यर्पण संधि की वजह से मामला अब भी लंदन की अदालत में पेंडिंग है। हालिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ललित को डर है कि किसी ना किसी दिन लंदन की अदालत उनके खिलाफ आदेश दे देगी और भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण कर मोदी को भारत लेकर आ जाएंगी। तो बचने के लिए ललित मोदी ने वानुआती जैसे देश की नागरिकता ले ली है, जिसकी भारत के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि साल 2025 में वानुआती ने भी ललित मोदी का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। ऐसे में ललित मोदी का खुद को भगोड़ा कहने से रोकना गलत है। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की है। साल 2022 में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की थी, जिसके बाद सुष्मिता सेन को खूब ट्रोल किया गया था, उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा गया था। लेकिन अब ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि सुष्मिता ने कभी ललित मोदी के पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि जब भी दोनों कहीं घूमने जाते थे तो पूरा खर्च सुष्मिता ही उठाती थी। खुद को सुष्मिता का कैप्ट बॉयफ्रेंड और खुद को डायमंड डिगर बताते हुए ललित मोदी ने दावा किया कि सुष्मिता अमीर और आत्मनिर्भर है और उनके पास खुद के पैसे से खरीदे हुए इतने हीरे हैं जितना शायद ही मैंने किसी के पास देखे हों। अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए ललित मोदी ने कहा है कि वो लंदन से भारत नहीं आ सकते थे और सुष्मिता का पूरा काम भारत में था। ऐसे में दूरी की वजह से दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। अब यह दावा ललित मोदी का है और इसकी पुष्टि सिर्फ सुष्मिता ही कर सकती हैं। इन तमाम दावों में से एक दावे की पुष्टि सुष्मिता ने ललित के कहने से पहले साल 2022 में तभी कर दी थी जब उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया था, और उस वक्त सुष्मिता ने कहा था कि वो सोना नहीं बल्कि हीरा पसंद करती हैं और उन्हें खुद के कमाए पैसे से खरीदती हैं।
ANI को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ये भी दावा करते हैं कि रणवीर सिंह एक फिल्म में उनका रोल निभाना चाहते हैं। ललित मोदी ने दावा किया कि सोनी के स्नेहा रजानी के अंडर में पूरी टीम बनी है जो स्क्रिप्ट लिख रही है। मैं भी 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुका हूं। इसके अलावा ललित ने यह भी कहा है कि पहले वो रणवीर को नहीं जानते थे, हाँ दीपिका को जरूर जानते थे, लेकिन एक दिन उनके पास फोन आया कि रणवीर उनसे मिलना चाहते हैं। ललित ने दावा किया कि रणवीर सिंह खास ललित मोदी से मिलने के लिए 2 साल पहले लंदन गए थे। ललित मोदी ने कहा कि 2 साल पहले रणवीर उनका किरदार करना चाहते थे, लेकिन क्या वो अब भी ललित मोदी का किरदार निभाएंगे ये तय नहीं है, क्योंकि अब रणवीर बहुत बड़े हो गए हैं। अब ये पूरा दावा ललित मोदी का है, रणवीर सिंह से मिलने का, रणवीर सिंह के ललित मोदी का किरदार निभाने का, ललित मोदी पर सोनी की ओर से फिल्म बनाने का। इन सब बातों की भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना सोनी ने कोई पुष्टि की है और ना ही रणवीर सिंह ने। ऐसे में हो सकता है कि ये ललित मोदी की कहानी का एक हिस्सा भर हो, क्योंकि अगर बॉलीवुड में और वो भी सोनी के बैनर तले ऐसी फिल्म बनाने का कोई आइडिया होता तो मीडिया में इसकी खबर जरूर होती। लेकिन एक बात और है, ना तो सोनी ने और ना ही रणवीर ने अभी तक उनके इस बयान का खंडन किया है। अपने बनाए आईपीएल के मॉडल को लेकर ललित मोदी का दावा है कि अगर आईपीएल उनके बनाए नियमों पर चलता तो अभी ये फॉर्मेट 2400 करोड़ रुपए और कमाता। ललित मोदी का दावा है कि वो आईपीएल को एक अलग कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन ये आज भी बीसीसीआई का एक हिस्सा भर ही है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं और सिर्फ 74 मैच हो रहे हैं, जबकि कुल 94 मैच हो सकते हैं और इसके जरिए बीसीसीआई अभी और 2400 करोड़ रुपए कमा सकती है। अब ये दावा ललित मोदी का है, वो और 20 मैच खेलने की बात कर रहे हैं और बात खेल की है तो 20 क्या 40 और मैच हो सकते हैं। जितने ज्यादा मैच होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। ऐसे में सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बीसीसीआई को 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई का भी अपना तर्क है कि अगर आईपीएल ही इतना लंबा खिंचता रहा तो फिर आईसीसी के बाकी इवेंट्स पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अपने देश के बोर्ड से भी बंधे हैं और तब आईपीएल का नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। इसके अलावा मैच लंबा खिंचने से खिलाड़ियों पर प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा और उनके चोटिल होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ललित मोदी का दावा है कि वो आईपीएल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया में खबरें लीक करते थे। जब भी आईपीएल की रेटिंग गिरती वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते और रेटिंग बदल जाती। एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने इसका उदाहरण देते हुए दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी का एक चीयर लीडर के साथ अफेयर था। ललित ने खबर सुनते ही मीडिया में लीक कर दी ताकि बखेड़ा खड़ा हो सके। बखेड़ा हुआ और टीआरपी बढ़ गई। लोग खिलाड़ी के अफेयर के बहाने आईपीएल की बात करने लगे। ललित कहते हैं कि उनके पास कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सी का डिपार्टमेंट जरूर था। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, मीडिया में खबर बनती और उनका काम बिना पैसे के ही हो जाता। उस खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए ललित मोदी ने कहा कि खिलाड़ी को चीयर लीडर से शादी करनी पड़ी। ललित मोदी यहां पर क्विंटन डी कॉक की बात कर रहे थे, जिन्होंने चीयर लीडर रही साशा हर्ली से शादी की थी। ललित मोदी ने दावा किया कि वो जो भी खबर चाहते थे अगले दिन के अखबारों में वो खबर पहले पन्ने पर होती थी। अब ललित मोदी का यह दावा तो सच ही मालूम होता है, क्योंकि आईपीएल के दौरान खूब कंट्रोवर्सीज होती थी और उसकी खबरें अखबारों में आए दिन छपती थी। तब लोगों को तब एक खबर ही मालूम होती थी। लेकिन ललित मोदी के बयान से यह साफ है कि वो खबर नहीं, बल्कि ललित मोदी की वो चाल होती थी जिससे आप पॉजिटिव बात करें या नेगेटिव, लेकिन उसके केंद्र में आईपीएल का रहना तय था। बाकी ललित मोदी के पास और भी बहुतेरे दावे हैं, उनके पास और भी किस्से कहानियां हैं, लेकिन उनके पास नहीं है तो वो है आईपीएल, जो उनके ही दिमाग की उपज थी। लेकिन अब वो उनके बिना भी बदस्तूर जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आईपीएल कभी करोड़ों का बिजनेस था वो आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है और ये हर रोज और भी महंगा होता जा रहा है। बाकी ललित मोदी के दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी, ये या तो इतिहास तय करेगा या फिर भारत का कानून। लेकिन एक बात साफ है कि ललित मोदी भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो सबसे विवादित पन्ना बन चुके हैं जिसे बीसीसीआई चाहे भी तो कभी अपनी किताब से फाड़ कर फेंक नहीं सकती।
वो एक ऐसे कमजोर जादूगर साबित हुए जिनका बनाया जिन बोतल से बाहर आया तो वो अब अपने मालिक से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ललित मोदी के पास रह गई हैं तो सिर्फ कहानियां। तो ये था ललित मोदी से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसे लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। ललित मोदी से जुड़ी इन सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। किस्सा पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और किस्सा देखने के लिए देखते रहें खबरगांव। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।